हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज हम लोग डिस्कस करेंगे होम साइंस का बहुत ही इम्पोर्टेंट सा टॉपिक है, एक मेथड ऑफ कुकिंग। फ्रेंड्स, इससे होम साइंस में किसी भी एग्ज़ाम में होम साइंस का अगर है तो इससे क्वेश्चंस आता ही आता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक, मेथड ऑफ कुकिंग, भोजन पकाने की विधियाँ। तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग भोजन को कितनी विधियों द्वारा पकाया जाता है। तो सबसे पहले है जल द्वारा पकाना, भाप द्वारा पकाना, वसा द्वारा पकाना, गर्म वायु द्वारा पकाना और सम्मिलित विधि। ठीक है, जिसमें कि कई सारी विधियां एक साथ यूज़ की जाती हैं। गर्म वायु द्वारा पकाना मीन्स बेक करना। ओके, तो चलिए सबसे पहले है जल द्वारा पकाना। इसमें कितने तरीके से हम लोग भोजन बना सकते हैं? तो 3 तरीके से, उबालकर, खदकाकर और स्ट्यूलिंग। ये 3 विधियां हैं जिसके द्वारा भोजन हम लोग बना सकते हैं। आगे देखते हैं भाप द्वारा कैसे कैसे बनाते हैं। तो प्रत्यक्ष भाप द्वारा, अप्रत्यक्ष भाप द्वारा और तीसरा है प्रेशर कुकर द्वारा भोजन बनाना। ठीक है, आगे देखते हैं वसा द्वारा कैसे बना सकते हैं। तो गहरी विधि, उथली विधि और सूखी विधि, ये 3 तरह की विधियां हैं वसा द्वारा पकाने की। आगे देखते हैं तो बेकिंग कितनी तरीके से कर सकते हैं, गर्म वायु द्वारा कैसे बना सकते हैं। तो देखिए, भूनना, बेक करना, ब्राइल करना, माइक्रोवेव और है ग्रिल करना और उसके बाद है सौर ऊर्जा द्वारा पकाना। ये गर्म वायु द्वारा पकाने की विधियां हैं। और लास्ट में है सम्मिलित विधि, मतलब कंबाइंड मेथड, जिसमें कि कई विधियों को एक साथ मिलाकर हम लोग भोजन पका सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे जल द्वारा भोजन पकाना। जल द्वारा तो सबसे पहला है उबालना। भोजन पकाने की सबसे सरल एवं सुगम विधि है। क्या है सबसे सरल और सुगम विधि? तो उबालकर भोजन पकाना। उबालने के लिए तापक्रम कितना होना चाहिए? 100 डिग्री सेंटीग्रेड तापक्रम होना चाहिए। तो देखिए, एक यहीं से पॉइंट नोट कर लीजिए कि जो जल होता है, जल का क्वथनांक कितना होता है? तो 100 डिग्री। जल का क्वथनांक कितना होता है फ्रेंड्स? 100 डिग्री। और यहीं पे एक पॉइंट और नोट कर लीजिएगा कि जल का जो हिमांक होता है, वो होता है 0 डिग्री। जल का क्वथनांक 100 डिग्री और जल का हिमांक 0 डिग्री। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आगे बढ़ते हैं। रोगियों को इसी विधि, मतलब उबाल कर ही भोजन पकाकर देना चाहिए। जैसे कि हो गया चावल, दाल, अंडा, उबले हुए आलू। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं खदकाना। खदकाना में क्या है? इसमें भोजन को 80 से 90 डिग्री सेंटीग्रेड तापक्रम पर पकाया जाता है। जैसे कि सेवई, खीर, दाल। ठीक है, बहुत तेज आंच में भोजन नहीं पकाया जाता है। अब है स्ट्यूलिंग। इसमें भोज्य पदार्थ को बंद बर्तन में रख कर बस इतना ही पानी डाला जाता है जिससे भोजन पक जाए। ठीक है, आंच धीमी रखी जाती है और तापक्रम कितना सेट रखा जाता है? तो 80 से 90 डिग्री सेंटीग्रेड ताप जो है वो रखा जाता है। आगे देख लेते हैं भाप द्वारा पकाना। भाप द्वारा हम लोगों ने देखा प्रत्यक्ष भाप द्वारा, अप्रत्यक्ष भाप द्वारा बनाना। ठीक है, तो भाप से भोजन शीघ्र बनता है, क्योंकि भाप में क्या होती है? भाप में गुप्त ऊष्मा। ठीक है, भाप में क्या होती है? भाप में गुप्त ऊष्मा होती है। प्रत्यक्ष भाप द्वारा बनाने में भोज्य पदार्थ को सीधे भाप के संपर्क में लाया जाता है। जैसे कि इडली, ढोकला, खमण, ये सब क्या है? ये भाप द्वारा भोजन पकाने की विधियों में आता है। आगे देखते हैं अप्रत्यक्ष विधि में। तो अप्रत्यक्ष विधि में भोज्य पदार्थ को एक छोटे से बर्तन में अच्छी प्रकार बंद करके, देखिए उसमें क्या रहता है? खोल करके रखा जाता है, इसमें क्या है? बंद करके रखा जाता है। फिर उसको बड़े बर्तन में खौलते हुए पानी में रखकर पकाया जाता है। जैसे कि पुडिंग क्या है? पुडिंग जो है वो भाप द्वारा पकाया जाता है। आगे देख लेते हैं प्रेशर कुकर। भोजन पकाने से ईंधन की काफ़ी बचत हो जाती है। कुकर में पानी का तापक्रम कितना रहता है? 120 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ जाता है, जिससे कि भोजन बहुत ही जल्दी पक जाता है। और कुकर में पका हुआ भोजन मुलायम भी होता है और जल्दी पच जाता है। ठीक है,
आगे देखते हैं हम लोग वसा द्वारा पकाना। तो जब अधिक घी या तेल का प्रयोग करके भोजन को पकाते हैं तो इसे डीप फ्राइंग, ठीक है, डीप फ्राइंग कहते हैं। इसमें घी को कितना गर्म किया जाता है, 180 डिग्री से 220 डिग्री सेंटीग्रेड पर घी को गर्म करते हैं और इससे व्यंजन जो है वह स्वादिष्ट बनता है। परंतु देखिए फ्रेंड्स, परंतु तेज आंच पर तलने से भोजन की पौष्टिकता भी जो है वह नष्ट हो जाती है। पाचन तंत्र पर कुप्रभाव पड़ता है। भोजन को पचाने के लिए अमाशय को अधिक पाचक रस का श्रवण जो है वह करना पड़ता है, क्योंकि भोजन जो है तलने से भोजन में वसा जो है मिल जाती है और जो है पचने में मुश्किल होती है। इसलिए अमाशय को पाचक रसों का श्रवण करना पड़ता है और अधिक अमाशय से अधिक अम्लीय रस निकलता है, जिससे पेट में गैस बनने की भी संभावना रहती है। तो तले हुए भोजन खाने से गैस की संभावना जो है वह बढ़ जाती है। नेक्स्ट विधि देख लेते हैं, वसा द्वारा उथली विधि, जिसे कि हम लोग शैलो फ्राइंग भी कहते हैं। इसमें भोज्य पदार्थ को कम घी या तेल में पकाया जाता है, जैसे कि पराठे हो गए, आमलेट हो गया, डोसा हो गया, आलू टिक्की, ये सब क्या है, ये सब शैलो फ्राइंग यानी उथली विधि से बनाए गए भोजन है। आगे देखते हैं तलने की सूखी विधि। इस विधि में पकाने के लिए अलग से तेल या वसा नहीं डाला जाता, बल्कि पदार्थ में यानी भोजन में जो उपस्थित वसा होती है उसी के द्वारा जो है धीमी आंच पर भोजन जो है वो पक जाता है। जैसे कि क्या, मांस, मछली और मावा, ये इन सब में वसा इतनी पर्याप्त मात्रा में होती है कि इन्हें धीमी आंच पर रख दीजिए तो उसमें से वसा निकलकर जो है वो भोजन को पका देती है। आगे देखते हैं गर्म वायु में भूनना, ठीक है, तो प्रत्यक्ष भूनना। इस विधि में भोज्य पदार्थ को सीधे आग के संपर्क में लाकर पकाते हैं, जैसे क्या, आलू, बैंगन, बाटी, टमाटर, ये सब क्या है, सीधे हम लोग आग के संपर्क में लाकर पकाते हैं। सीधे आग पर सेकने से स्टार्च का डेक्स्ट्रीनीकरण हो जाता है। क्या हो जाता है, स्टार्च का डेक्स्ट्रीनीकरण हो जाता है, जिससे भुने हुए भोज्य पदार्थों का रंग भूरा हो जाता है। तो भुने हुए भोज्य पदार्थों का रंग भूरा कैसे होता है, तो डेक्स्ट्रीनीकरण के कारण। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही होगी। पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आगे देखते हैं भुनने की अप्रत्यक्ष विधि। इस विधि में भोज्य पदार्थों को सीधे आग पर रखकर नहीं पकाया जाता, बल्कि किसी माध्यम जैसे कि बालू, तावा या कढ़ाई आदि का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आगे देख लेते हैं बेक करना। इसमें भोज्य पदार्थ को ढककर ओवन या तंदूर में पकाया जाता है, जैसे कि बिस्कुट, नान खटाई, केक, ठीक है, पेस्ट्री आदि। बेकिंग क्या है, बेकिंग एक शुष्क विधि है। ठीक है, आगे देखते हैं ब्राइल करना। ठीक है, ब्राइल करना किसे कहते हैं, चलिए देखते हैं। इस विधि में भोजन को सीधे आंच पर गैस, तंदूर या ओवन में खुले बर्तन में रखकर पकाते हैं, जिसे कि ब्राइल विधि कहते हैं। ग्रिल में पकाना आंच के ऊपर रखा, इसमें भोजन को जाली पर रखकर, देखिए इसमें भोजन को जाली पर रखकर आंच के ऊपर रखा जाता है, जैसे कि सब्जियां, मांस और भी बहुत सारी चीज़ें जैसे कि ग्रिल में पकाते हैं हम लोग। आगे देखते हैं ग्रिल करके हम लोग पकाकर खाते हैं। आगे देखते हैं सौर ऊर्जा द्वारा भोजन पकाना। भोजन पकाने का सबसे सस्ता साधन है सौर ऊर्जा द्वारा। ठीक है, इसमें सौर ऊर्जा का उपयोग होता है। इसके लिए सोलर कुकर का प्रयोग किया जाता है। तो सौर ऊर्जा के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो सोलर कुकर का प्रयोग किया जाता है। इस विधि में ताप दर्पण के परावर्तन से भोजन तक पहुंचता है और भोजन को पकाने की क्रिया कितने देर में पूरी होती है, तो भोजन पकने की क्रिया 2 से 3 घंटे में पूरी होती है। तो सौर ऊर्जा द्वारा भोजन पकाने में समय जो है वह बहुत अधिक लगता है। ठीक है, अब आगे हम लोग देखते हैं। अभी हम लोगों ने देखा भोजन पकाने की विधियाँ। अब हम लोग देखते हैं कि
भोजन को पकाने से यानी पकाने का विभिन्न भोज्य पदार्थों के पौष्टिक मूल्य पर क्या प्रभाव पड़ता है, इनको हम लोग देखते हैं। तो चलिए सबसे पहले देखेंगे अनाज के बारे में। अनाज को पकाने से हमें क्या मिलता है और किस चीज़ का नुकसान होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चावल पकाकर उसमें माड़ नहीं निकालना चाहिए। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट। चावल को पकाकर उसमें से माड़ नहीं निकालना चाहिए। इससे क्या होता है, विटामिन B1 B2 जो है सुरक्षित रहते हैं। अगर माड़ निकल जाएंगे तो विटामिन B1 और B2 जो है वह माड़ के साथ निकल जाते हैं। सोडे या बेकिंग पाउडर से B1 का नाश हो जाता है। ध्यान दीजिएगा, सोडे या बेकिंग पाउडर से B1 का सर्वाधिक नाश हो जाता है किसी भी अनाज में, अगर हम सोडा या बेकिंग पाउडर इस्तेमाल करते हैं तो। अंकुरित दालों में विटामिन C की मात्रा जो है वो बढ़ जाती है। ठीक है, अंकुरित होने से क्या बढ़ जाता है, तो विटामिन C की मात्रा बढ़ जाती है। नाइसिन तथा राइबोफ्लेविन की भी मात्रा साथ साथ बढ़ जाती है। विटामिन B1 एक समान रहता है। ठीक है, अंकुरित होने पर विटामिन B1 न घटता है न बढ़ता है। अत्यधिक गर्म करने से दालों में मैलार्ड की प्रतिक्रिया के कारण लाइसिन की मात्रा में कमी आ जाती है। ठीक है, आगे देखते हैं। मक्खन पर क्या प्रभाव पड़ता है। मक्खन के बेकार होने पर उसमें पेरोक्साइड पैदा हो जाता है। ठीक है, मक्खन के बेकार हो जाने पर, जैसे कि हम लोग कुक करते हैं तो अगर डायरेक्ट कढ़ाई में या फिर किसी बर्तन में मक्खन डाल देंगे तो वो जल जाता है और वो ख़राब हो जाता है। उसमें फिर क्या पैदा हो जाता है, तो उसमें पेरोक्साइड पैदा हो जाता है। इसीलिए जब भी कोई भोजन पकाया जाता है तो तुरंत मक्खन को लाल नहीं किया जाता। उसके साथ या तो आप घी या कोई अन्य वसा का उपयोग करेंगे तभी मक्खन अपना असर दिखाता है। ठीक है, इसके कारण क्या हो जाता है, पेरोक्साइड के कारण तो विटामिन ए और ई जो है वह समाप्त हो जाता है। विटामिन ए और ई क्या हो जाता है, मक्खन अगर जल जाए तो विटामिन ए और ई समाप्त हो जाता है। बेकार मक्खन के प्रयोग से आंतों में घाव हो जाने की संभावना जो है वह बढ़ जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों को चीज़ें समझ आ रही होंगी। आगे देखते हैं। दूध, पाश्चुरीकरण की क्रिया से दूध में उपस्थित 30% विटामिन समाप्त हो जाता है। धूप के प्रभाव से दूध में उपस्थित राइबोफ्लेविन, विटामिन ए तथा विटामिन सी जो है वह नष्ट हो जाता है। तो दूध को अगर धूप में रख दे तो उसमें उपस्थित राइबोफ्लेविन, विटामिन ए और विटामिन सी जो है वह नष्ट हो जाता है। इसीलिए दूध को उबालकर उसे ठंडे जगह रखा जाता है, नहीं तो दूध जो है वह खराब हो जाता है या फट जाता है। दूध को बार बार गर्म करने से भी उससे 40% थायमिन, 60% विटामिन सी और 60% विटामिन B6 और 90% विटामिन B12 जो है वह समाप्त हो जाता है। इसीलिए दूध को बार बार नहीं उबालना चाहिए। आगे देखते हैं। सब्जियों को पकाने से सब्जियों का सेल्यूलोज जो है वो, सेल्यूलोज का जो आवरण होता है, यानी सब्जियों का जो ऊपरी भाग होता है वो किस चीज़ का बना होता है, वो सेल्यूलोज का बना होता है और ऊपरी आवरण जो है वो कोमल हो जाता है। भीतर के भाग में जिलेटिनाइजेशन की क्रिया होती है। ठीक है, सब्जियों को पकाने से उनका भार जो है वह बढ़ जाता है। फलों को धूप में सुखाने से कैरोटीन अत्यधिक समाप्त हो जाता है और डिब्बा बंद सब्जियों तथा फलों में विटामिन सी 40% तक समाप्त हो जाता है। इसीलिए डिब्बा बंद सामान इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। सब्जियां और फल हमेशा फ्रेश यानी ताज़ी अवस्था में ही इनका उपयोग करना चाहिए। ठीक है, फलों में सबसे अधिक खत्म होने वाला तत्व है विटामिन सी। ठीक है, सबसे ज़्यादा किस चीज़ का नाश हो जाता है फलों में, तो विटामिन सी। ठीक है, तथा सबसे कम नष्ट होने वाला तत्व कौन सा है, वो है कैरोटीन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखेंगे विभिन्न तत्वों पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है। अभी हम लोगों ने देखा कि खाने पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है, अब हम लोग देखेंगे विभिन्न तत्वों पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कार्बोहाइड्रेट। नम स्टार्च पर ऊष्मा के प्रभाव से स्टार्च के कण जो है वो फूल जाते हैं और आवरण फूट जाने से स्टार्च जो है वह बाहर निकलकर पानी में मिल जाता है। जैसे हम लोग चावल पकाते हैं तो उसका माड़ कितना गाढ़ा निकल जाता है, क्योंकि चावल स्टार्च के कण फूल के बाहर आ जाते हैं। इस क्रिया को जिलेटिनाइजेशन कहते हैं। बेकिंग पाउडर, खाने का सोडा और यीस्ट यानी जिसे कि हम लोग खमीर भी कहते हैं, इन सबको क्या कहते हैं, इन सबको लिवनिंग एजेंट्स कहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं।
अनाज के कार्बोज के साथ क्रिया करके CO2 पैदा करते हैं, जिससे पदार्थ के कण फूल जाते हैं। जैसे हम लोग किसी चीज़ में बेक करते हैं, बेक करने के लिए उसमें बेकिंग पाउडर या खाने का सोडा डालते हैं, जिससे उसमें भोज्य पदार्थ के अंदर कौन सी क्रिया और कौन सी गैस बन जाती है, तो वो है CO2। ठीक है, CO2 के कारण ही जो है वह भोज्य पदार्थ फूल जाते हैं, यानी बेक होने लगते हैं, फूलने लगते हैं। आगे देखते हैं प्रोटीन। ताप के प्रभाव से प्रोटीन सिकुड़कर जम जाता है। यह कच्चे प्रोटीन की तुलना में अधिक पाचनशील हो जाता है। आगे देखते हैं दालों में ट्रिप्सिन प्रतिरोधक, हीमोग्लूटेनिन एवं वृद्धि प्रतिरोधक तत्व होते हैं। कौन कौन से? दालों में ट्रिप्सिन प्रतिरोधक, हीमोग्लूटेन और वृद्धि प्रतिरोधक तत्व होते हैं। ये कौन कौन? ये सब दालों के विषैले तत्व हैं जो कि प्रोटीन को शरीर में उपयुक्त बनने से रोकते हैं, यानी प्रोटीन को शरीर में काम करने से रोकते हैं। ताप के द्वारा ये तत्व जो है ताप समाप्त हो जाते हैं या फिर निष्क्रिय हो जाते हैं। मध्यम आग पर प्रोटीन जम जाता है, परंतु अधिक आग में प्रोटीन सुदृढ़ हो जाता है और कड़ा हो जाता है, जिससे कि पचने में कठिनाई होती है। इसलिए प्रोटीन को मध्यम आंच में पकाना चाहिए। आगे देखते हैं विटामिन ए पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो पानी में अविलेय है विटामिन ए, पकाने से नष्ट नहीं होता है, परंतु तलने से समाप्त हो जाता है, क्योंकि यह वसा में घुलनशील है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं विटामिन बी। विटामिन बी को देखते हैं। पानी में विलय होने के कारण तथा सोडे के उपयोग से थायमिन यानी विटामिन B1 जो है वह 50 से 80% तक समाप्त हो जाता है। भाप से पकाने की तुलना में दबाव के द्वारा पकाने से थायमिन का अधिक नाश हो जाता है। दूध को तेज आंच पर तेज प्रकाश या धूप में रखने से उसमें उपस्थित राइबोफ्लेविन समाप्त हो जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं विटामिन सी। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखते हैं विटामिन सी को। पकाते समय विटामिन सी युक्त पदार्थ वातावरण की हवा से ऑक्सीकृत हो जाता है और पानी में बहुत ही ज़्यादा घुल जाता है। ठीक है, मिल जाता है पानी में। विटामिन सी सबसे संवेदी होने के कारण शीघ्र ही समाप्त हो जाता है। इसीलिए फलों को हमेशा जो है ताज़ी अवस्था में ही और धुल के काट के खाना चाहिए, न कि काट के धुलना चाहिए। काट के धुलने से उसमें उपस्थित विटामिन सी जो है वह नष्ट हो जाता है। विटामिन सी युक्त पदार्थों को हमेशा ताज़ी स्थिति में ही उपयोग में लाना चाहिए। संग्रह करके रखने से अथवा कट जाने से इसमें क्या हो जाता है, एस्कॉर्बिक एसिड ऑक्सीडेंट नामक जो है वह एंजाइम पैदा हो जाते हैं और विटामिन सी को जो है वह नाश कर देते हैं। आगे देखते हैं खनिज लवण को पकाने में काम आए पानी को फेंकने से कैल्शियम व फास्फोरस लवणों का नाश हो जाता है। सोडियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम आदि लवण भी पकाए गए पानी में घुल जाते हैं, इसीलिए पानी को फेंकने से इन तत्वों का भी नाश हो जाता है। इसीलिए भोजन पकाते समय जो पानी रहता है उसको फेंकना नहीं चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, आगे हम लोग देखते हैं। अब हम लोगों का थ्योरी सेक्शन कंप्लीट हो गया। अब हम लोग लगाते हैं क्वेश्चन आंसर। चलिए, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। आप लोग बताइएगा, वाष्प के दबाव से भोजन बनाना किस विधि के अंतर्गत आता है? ठीक है, वाष्प के दबाव से भोजन बनाना किस विधि के अंतर्गत आता है, बताइए। चलिए, वाष्प के दबाव से भोजन बनाना किस विधि के अंतर्गत आता है? तो वाष्प के दबाव से प्रेशर कुकर द्वारा हम लोग इस्तेमाल करते हैं प्रेशर कुकर का। ढोकला किस विधि से बनाते हैं, बताइए। ढोकला किस विधि से बनाते हैं? तो प्रत्यक्ष विधि से बनाते हैं। ठीक है, तला हुआ भोज्य पदार्थ कैसा होता है? तो तला हुआ भोज्य पदार्थ जो है वो देर से पकता है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं हम लोग। पानी द्वारा भोज्य पदार्थ को क्या किया जाता है? तो उबाला जाता है। कौन सा अंडा शीघ्र पचता है, बताइए। तो उबला अंडा शीघ्र पचता है। तेल द्वारा भोज्य पदार्थ को क्या किया जाता है? तेल द्वारा तला जाता है। आगे देखते हैं, गरम मसाला डालने से क्या होता है? गरम मसाला डालने से भोजन जो है वह स्वादिष्ट हो जाता है। ठोस भोजन कैसा होता है? तो
ठोस भोजन, उबला अंडा किस श्रेणी में आता है? वो ठोस भोजन की श्रेणी में आता है। ठीक है, आगे देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, जल के माध्यम से भोजन पकाने की विधि नहीं है। तो चलिए देखते हैं। उबालने में हम लोग इस्तेमाल करते हैं जल का, खदकाने में भी, और स्ट्रीचिंग, ये तीनों क्या है? जल के माध्यम से भोजन पकाने की विधि है। और बेकिंग क्या है? यह शुष्क विधि है। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी।